इसके बाद दूसरी तरह की मूवमेंट्स कहलाती हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। और पैराटोनिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो बाहर के स्टिमुलाई की वजह से हों। ठीक है, तो बाहर से रोशनी आ रही हो, बाहर से कुछ और आ रहा हो, तो उनकी वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं, और ये मूवमेंट्स होती हैं ग्रोथ पैटर्न में चेंज आ रहा होता है आमतौर पे। ठीक है, तो इनको हम पैराटोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। एक्सटर्नल काजेस की वजह से होंगी। दो मेन टाइप्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में आगे हम डिटेल में जाएंगे। ट्रोपोस कहते हैं, लफ्जी मतलब है टर्न करना। ठीक है, तो अगर प्लांट का कोई पार्ट, कोई ऑर्गन किसी एक डायरेक्शन में कर्व हो जाए तो इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब वो कर्वेचर जो है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, या अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और उसमें फिर फोटोट्रॉपिज्म है। फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं रोशनी के रिस्पांस में पार्ट ऑफ प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है कि एक छोटा सा गमला ले लें, उसमें कुछ बीज डाल दें और उस गमले को एक जूते के डब्बे में डाल दें जिसमें आपने एक खिड़की बनाई हो। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद वो पौधे जो है वो सारे के सारे उस खिड़की की तरफ टर्न कर गए हैं। यहाँ पे यही चीज आपको फास्ट फॉरवर्ड करके रिकॉर्ड करके दिखाई हुई है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है जी, तो डिफरेंशियल ग्रोथ, अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है, यहाँ पे डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है। पौधा ये टर्न कैसे कर रहा है, एक्चुअली नीचे वाले जो सेल्स हैं वो तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले सेल्स तेजी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि यहां से जोर पड़ता है, ये वाला हिस्सा खिंचता है और उसकी वजह से अल्टीमेटली डंडी उस तरफ मुड़ जाती है जिस तरफ रोशनी आ रही है। ठीक है, तो स्टेम और रूट्स जो हैं ये फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं, यानी कि रोशनी के रिस्पांस में स्टेम जो है वो रोशनी की तरफ मूव करता है और रूट्स रोशनी से ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां पे रोशनी ना हो उस तरफ को जाती है। ठीक है जी, फिर थिग्मोट्रॉपिज्म है। थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं ग्रोथ इन रिस्पांस टू टच। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही वो डंडी के साथ, सपोर्ट के साथ टच होती है टहनी, तो वो उसके इर्द गिर्द लिपटना शुरू हो गई है। ठीक है, ये उसके इर्द गिर्द कैसे लिपट रही है, बेलें कैसे लिपट जाती हैं। अगर आपने कभी अंगूर की बेल पाली हो, घर में लगाई हो, या और कोई इस तरह का पौधा आपने लगाया है, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक टहनी होती है और वो कोई तार या कोई दरख्त की टहनी या कोई और ऐसी चीज, उसको कील वगैरह मिल जाए तो वो बड़ा पक्का उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। तो वो कैसे लिपटती है, ये कहलाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, टच के रिस्पांस में प्लांट के पार्ट की ग्रोथ थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाती है। वाइन्स के अंदर ये ग्रोथ कॉमनली नजर आती है। जैसे ही वो किसी सॉलिड सरफेस के साथ इन कांटेक्ट आती हैं, टेंड्रिल उसकी टहनियां, तो क्या होता है कि जो हिस्सा इन टच है वो वाला हिस्सा, वो वाली सरफेस ग्रो नहीं करती। ऑपोजिट साइड पे जो सरफेस है उसकी ऑपोजिट साइड वाले सेल्स वो तेजी के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कॉइल करना शुरू कर देता है, टर्न होना शुरू हो जाते हैं सपोर्ट के इर्द गिर्द। ठीक है, तो इसको थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसके मुकाबले में एक और तरह की मूवमेंट है, इसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। कीमोट्रॉपिज्म होती है केमिकल्स के रिस्पांस में ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इन रिस्पांस टू केमिकल्स, और ये आमतौर पे होती है फंजाई के हाइफी में। यहाँ पे एक स्लाइम मोल्ड आपको दिखाई हुई है और ये आपने देखा कि वो ग्रो कर रही है, रास्ता ढूंढ रही है, खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन एक हिस्से को खाने को मिला तो वो एकदम तेजी के साथ उसके ऊपर पूरा कवर कर लेती है। तो इस जो रिस्पांस है कि जहां पे उसको फूड मिला वो तेजी के साथ उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर दिया उसने, तो इसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है जी, फिर इसी तरह एक और तरह की मूवमेंट है, इसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म होती है वाटर के रिस्पांस में ग्रोथ। ठीक है, और रूट्स आमतौर पे ग्रो करती हैं जिस तरफ पानी उनको मिलता है। ठीक है, अगर गमले में एक तरफ आप पानी डालते जाएं, दूसरी तरफ पानी ना डालें, तो जिस तरफ आप पानी डालेंगे उस तरफ जड़ें ज्यादा हो जाएंगी, जिस तरफ पानी नहीं डालेंगे उस तरफ जड़ें नहीं होंगी। ठीक है जी, तो रूट्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, जबकि शूट्स यानी टहनियां उस तरफ ग्रो करती हैं जिस तरफ पानी अवेलेबल ना हो, तो ये नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। फिर एक और तरह के ट्रॉपिज्म को कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म नाम से जाहिर है, जियो का मतलब होता है जमीन,
तो ग्रेविटी, जमीन की ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और ये आपने देखा हुआ है कि जड़ें जिस तरफ जमीन ग्रेविटी हो उस तरफ को ग्रो करती हैं, और उसके मुकाबले में टहनियां जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती हैं। तो रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं और शूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, और जियोट्रॉपिज्म को हम ग्रेविट्रॉपिज्म भी कहते हैं, बुक में मेरा ख्याल लिखा हुआ है। अच्छा जी, फिर पैराटोनिक मूवमेंट्स में दूसरी टाइप की मूवमेंट्स नास्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। नास्टिक अब ये जो हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखी है, ये किसी एक डायरेक्शन में है, स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से दूर मूवमेंट हो रही है। उसके मुकाबले में नास्टिक मूवमेंट किसी तरफ को नहीं जा रहा, बल्कि एक ही जगह पे बैठा हुआ वो हिलता रहे प्लांट, तो उसको नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, और ये भी उसी तरह से प्लांट के पार्ट्स में होती हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ही होती है। और इसकी दो टाइप्स हैं, निक्टिनास्टी और हेप्टोनास्टी। निक्टिनास्टी कहते हैं टर्गर प्रेशर और ग्रोथ पैटर्न में चेंजेस की वजह से होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होती हैं, और यहाँ पे भी डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही होती है। मिसाल के तौर पे फोटोनास्टी है, तो फोटोनास्टी होती है फोटो पीरियड के रिस्पॉन्स में चेंजेस। ठीक है, अब फोटो पीरियड किसे कहते हैं, ये आगे चैप्टर नंबर 18 में जाके आएगा। बेसिकली दिन और रात का दौरानिया, या दिन का दौरानिया खाली कह लें तो फोटो पीरियड है, कि दिन कितना लंबा है। ठीक है जी, तो जिस तरह गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो वो वाला जो फिनोमेना है इसको फोटो पीरियड कहते हैं। और फोटो पीरियड के रिस्पॉन्स में अब बाज दरख्त जो है वो सिर्फ सर्दियों में फूल उनके ऊपर लगते हैं या बाज पौधों के ऊपर, और उसके मुकाबले में बाज के गर्मियों में फूल लगते हैं, सर्दियों में नहीं लगते। तो वो कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, वो डिटेक्ट कर रहे हैं फोटो पीरियड को, और उसके नतीजे में जो फ्लावर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग है इसको फोटोनास्टी कहते हैं। इसके मुकाबले में एक और तरह की नास्टिक मूवमेंट थर्मोनास्टी कहलाती है। थर्मोनास्टी टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में, नाम से जाहिर है कि टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में ओपनिंग और क्लोजिंग होगी बर्ड्स की, तो इसको थर्मोनास्टी कहते हैं। ये होती है ट्यूलिप के फ्लावर्स में। ट्यूलिप एक तरह का पौधा है, उसके फूल होते हैं, और ये रात के वक्त खुल जाते हैं, सॉरी रात के वक्त ये फूल बंद हो जाते हैं, दिन के वक्त खुल जाते हैं। अब आपको लगेगा कि शायद रोशनी की वजह से ऐसा हो रहा है कि रात को रोशनी नहीं होती, दिन में रोशनी होती है, तो दिन में खुलते हैं नहीं और रात को नहीं खुलते। तो अगर आप उनको आर्टिफिशियल कमरे में टेम्परेचर फिक्स करके रोशनी दें और बंद करें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसके ऊपर टेम्परेचर उसका कम या ज्यादा करना शुरू कर दें, और ठंडा कर दें और कभी गर्मी कर दें, तो गर्मी के वक्त वो खिल जाते हैं, और अंधेरे के वक्त उस पौधे के अंदर फूल नहीं खिलते। सारे पौधों में ऐसा नहीं होता कि स्पेसिफिक प्लांट की बात हो रही है या कुछ इस जैसे प्लांट्स में होगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करके उसके रिस्पॉन्स में खुलते हैं। जब अंधेरा होता है तो बंद, सॉरी जब सर्दी होती है तो बंद हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को थर्मोनास्टी कहते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद एक और तरह की नास्टिक मूवमेंट है हेप्टोनास्टी। हेप्टोनास्टी टच या कांटेक्ट होती है, और ये वाली मूवमेंट पाई जाती है वीनस फ्लाई ट्रैप में। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप आपने पिछले बुक के अंदर चैप्टर नंबर 12 में देखा था, कि जब उसके ऊपर जो है वो इस तरह के ये स्केल्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से कांटे से बने हुए हैं, और इन कांटों को जब कोई कीड़ा टच करता है तो उसके रिस्पॉन्स में तेजी के साथ ये बंद हो जाती है। कैसे बंद होती है, ये जो पल्विनस है यहाँ पर उसी तरह से टर्गर प्रेशर में चेंजेस आती हैं, और उन चेंजेस की वजह से ये दोनों तरफ से पानी इसमें से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ये ढक्कन एकदम से बंद हो जाता है। इसको हेप्टोनास्टी कहते हैं। ठीक है, अब पेपर में जब सवाल आते हैं तो वो इस तरह के आते हैं, मिसाल के तौर पे वीनस फ्लाई ट्रैप में कौन सी वाली मूवमेंट होती है, या ट्यूलिप के फ्लावर्स में कौन सी वाली मूवमेंट होती है, या पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में फर्क बताएं। तो इस तरह के सवाल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। मतलब कि अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का, अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो इस टॉपिक में से सवाल लाजमी आता है, इस तरह से इसको ध्यान से करना। इसके बाद आगे एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स और मूवमेंट्स का। बेसिकली प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे
नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कैसे प्लांट के हार्मोन्स कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी मूवमेंट्स को। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर हमने बात की पहले भी कि एनिमल्स की तरह की लोकोमोशन नहीं होती, लेकिन बहरहाल ऑर्गन्स कुछ ना कुछ मूवमेंट्स शो करते हैं और ये मूवमेंट्स हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑक्सिन्स हैं। ऑक्सिन्स फोटोट्रोपिज्म में इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सिन्स में से एक कंपाउंड है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कैसी है सेल्स में, वो ग्रोथ पैटर्न को अफेक्ट करती है। कोलियोप्टाइल स्टम्प्स के अंदर, कोलियोप्टाइल स्टम्प से मुराद होता है कि आप मकई या गन्ना या इस तरह के दूसरे पौधे इनके ऊपर से टहनी काट दें, मतलब कि उसकी टिप काट दें, तो पीछे जो चीज बचेगी उसको हम कोलियोप्टाइल स्टम्प कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब इंडोल एसिटिक एसिड लगाया जाता है तो उसकी वजह से देखा ये गया कि उसके रिस्पॉन्स में मतलब आप क्या करें कि एक तरफ ऑक्सीजन रख दें, दूसरी तरफ ऑक्सीजन ना रखें। ठीक है, तो देखा ये गया कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के फर्क की वजह से प्लांट बेंड होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, नेचर के अंदर क्या होता है, नेचर के अंदर भी यही काम होता है कि नेचुरली प्लांट के अंदर रोशनी के रिस्पांस में ऑक्सीजन पैदा होते हैं और उसकी वजह से फिर एक हिस्से में ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, दूसरे हिस्से में ग्रोथ नहीं होती और उसकी वजह से फिर प्लांट रोशनी की तरफ बेंड कर सकता है। फिर इसी तरह ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल हैं पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म रूट्स में भी। ठीक है, रूट्स के अंदर पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म करवाने में हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह रूट के सेल्स इनहिबिट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, रूट के सेल में रूट सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि नीचे ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, मतलब एक पौधा है उसको आपने, उसका बीज आपने इस तरह से लगा दिया कि वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब एक वक्त आएगा कि उसने बेंड करना है, या उसने ऊपर की तरफ जाना है या उसने नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, तो होगा क्या, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रेविटी इसको पुल कर रही है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में नीचे वाले एरिया के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होगा और ऊपर वाले हिस्से में रिलेटिवली कम होगा। अब जिस हिस्से में यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा पैदा हुआ है, रूट के केस में ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब है कि सेल्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये वाले सेल्स ग्रो नहीं करेंगे और ऊपर वाले सेल्स जिनमें ऑक्सीजन कम मौजूद है वो ज्यादा ग्रो करेंगे, तो नतीजा क्या होगा कि प्लांट अल्टीमेटली बेंड कर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है जी, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ऑक्सीजन ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं रूट सेल्स में। ठीक है, तो रूट सेल्स में ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, इसकी वजह से नीचे वाले सेल्स तेजी से ग्रो नहीं कर पाते, ऊपर वाले सेल्स तेजी से ग्रो कर जाते हैं और उसकी वजह से रूट नीचे की तरफ मुड़ जाती है। इसके मुकाबले में स्टेम के अंदर क्या काम होगा, स्टेम में इससे टोटली ऑपोजिट काम होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे भी अब एक स्टेम है जो इस तरह हॉरिजॉन्टली चलता जा रहा था और नीचे वाले सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हुई, ऊपर वाले सेल्स में ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन की मिकदार उतनी ज्यादा पैदा नहीं हुई, लेकिन स्टेम के सेल्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं ऑक्सीजन को। जब जिन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो वो ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, और जिन सेल्स में ऑक्सीजन कम होता है वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है कि इस तरफ से ग्रोथ ज्यादा होती है और प्लांट ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन पैदा होते हैं, नीचे वाले सेल्स में ऑक्सीजन ज्यादा पैदा होंगे, ऊपर वाले सेल्स में ऑक्सीजन कम होंगे। लेकिन रूट के सेल और तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रूट के सेल जिस सेल में ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो ज्यादा इलोंगेट नहीं करेगा। शूट के सेल्स या स्टेम के सेल्स में जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो ज्यादा इलोंगेट करेंगे और उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ कर्व कर जाएंगे। इसी तरह एक और ग्रुप है प्लांट हार्मोन्स का, इनको एब्सिसिन्स कहते हैं।
ये ग्रोथ को इनहिबिट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिब्रेलिन्स ग्रोथ स्टिमुलेटर हैं, ग्रोथ को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल हैं। दोनों तरह के केमिकल्स नास्टिक मूवमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलियों के खिलने बंद होने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। एपिनास्टी ऑक्सिन्स की वजह से होती है, हाइपोनास्टी जिब्रेलिन्स की वजह से होती है। अब यहाँ पे जस्ट लाइनें लिखी हुई है, डिटेल नहीं बताई हुई, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि हाइपोनास्टी कौन से केमिकल्स की वजह से होती है या एपिनास्टी कौन से केमिकल्स की वजह से होती है।